इफ्को द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रूरल डेवलपमेंट तथा पंचायती राज के सम्मानित मंत्री श्री जावेद अहमद डार साहब, इफ्को के चेयरमैन हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आदरणीय दिलीप संघानी जी, सम्मानित विधायक मनकोटिया जी, इफ्को के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के.जे. पटेल साहब, श्रीमती गीताबेन संघानी जी, श्रीमती ममताबेन पटेल जी, योगेंद्र सिंह जी, विक्रांत डोगरा जी, विनोद अहमद जी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, इफ्को के सभी अधिकारी और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, देश भर से आए हुए सहकारिता क्षेत्र के मूर्धन्य लोग, विशेष रूप से बहनें और कश्मीर के कोने कोने से आए सभी बहनों को मैं यहाँ उनका स्वागत करता हूँ। देवियों जब मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो ये बात बताना जरूरी है कि यह कार्यक्रम केवल आप नहीं देख रहे हैं, इफ्को ने देश भर के अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और देश के कोने कोने के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। 18वीं शताब्दी में एक कवि हुए, पोएट हुए, पर्सी शेली, उनकी एक कविता मुझे ध्यान में आ रही है और उसकी एक लाइन है, कैन मैन बी फ्री इफ वुमेन बी ए स्लेव। क्या पुरुष सच में स्वतंत्र हो सकता है यदि स्त्री गुलाम है। इस कविता का भाव बहुत गहरा है। पर्सी का उद्देश्य उस समय समाज तक ये पहुंचाना था कि जब तक महिलाओं को बराबरी, सम्मान और पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक समाज को सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। यदि समाज में स्त्री दबाई जा रही है या गुलाम जैसी स्थिति है उसकी, तब पुरुष की आजादी भी अधूरी मानी जानी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात हमें कहनी ही होगी कि पुरुषों की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता ऑर्गेनिक रूप से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता से पूरी तरह जुड़ी हुई है। उस दिशा में आज विमेन फार्मर्स कॉन्फ्रेंस जो इफ्को द्वारा आयोजित की गई है, इसे मैं एक मील का ऐतिहासिक पत्थर मानता हूँ। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के दिन देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है तथा लोकसभा और विधान सभाओं में बहनों को 33% आरक्षण देने का स्वप्न जल्द ही साकार होने जा रहा है। इसका इंतजार देश को लंबे समय से था और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके कारण आज ये संभव हो रहा है। मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी देश की नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी फर्टिलाइजर सहकारी संस्था इफ्को की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिन्होंने देशव्यापी स्तर पर इस तरह के कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और महिलाओं की सहकारी संस्थाओं को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। सरकार से समृद्धि का उनका संकल्प और महिलाओं की ताकत से एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में परिवर्तन के उनके लक्ष्य के लिए मैं इफ्को को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, अगर दफ्तर या सार्वजनिक कार्यक्रम में
किसी भी नीति या योजना की बात करने से पहले हम एक घड़ी के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचें, तब हमें समझ में आएगा कि जब गांव और शहर सोए होते हैं तब एक माँ, एक बहन पहले से ही काम में जुटी रहती है। हो सकता है वो खेत में काम कर रही हो, पशुओं को चारा दे रही हो या अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, यानी वो अपने हाथों में पूरे परिवार के जीवन का भार संभाल के रखती है। लेकिन अक्सर उसके योगदान को अखबार के पन्नों पर या मीडिया में वो जगह नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। अधिकतर अवसरों पर जिस खेत का सीना चीर कर वो फसल उगाती है, उसका स्वामित्व भी दुर्भाग्य से उसके पास नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि नारी शक्ति के बिना इस पृथ्वी पर और विशेष रूप से भारत में हर थाली खाली रह जाएगी, हर व्यक्ति भूखा रह जाएगा। इसलिए मैं बिना किसी संकोच के इस बात को आज कहना चाहता हूँ कि वे महिलाएं ही हैं जो इस दुनिया का पेट भरती हैं और पुरुष किसानों से ज्यादा मेहनत भी करती हैं। अगर कुछ रिपोर्ट की मैं चर्चा करूं, कुछ आंकड़ों की मैं बात करूं, तो कुछ वर्ष पहले एक अध्ययन हुआ और उस अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला गया, वर्ष भर में भारतीय महिला किसान लगभग 33,000 घंटे काम करती है, जबकि पुरुष कृषि कार्य में महज 1860 आवर्स ही दे पाते हैं। इसी तरह एक दूसरा अध्ययन हुआ और उस अध्ययन के मुताबिक ग्रामीण महिलाओं का कृषि में योगदान 60 से 80% तक है, 60 to 80%। और विशेषकर हिमालयन रीजन में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, उनका काम करने का समय, कामकाजी समय पुरुषों से बहुत ज्यादा है। अनेक अध्ययनों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हिमालयी या पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं खेती में सालाना 3,485 घंटे 3,485 आवर्स काम करती हैं, जबकि पर्वतों में रहने वाले पुरुष, जहां आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, औसतन 1,212 आवर्स ही काम करते हैं। ये आंकड़े इस बात के प्रतीक हैं कि नारी शक्ति ही हमारी फूड सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा योगदान दे रही है। और ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वह खेतों में अपने परिवार और समाज के लिए उज्जवल भविष्य का बीज भी बो रही है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उचित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। मैं कह सकता हूं कि कई वर्षों से इसका इंतजार था और मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2026 ईमानदारी से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में विशेष रूप से महिलाओं के योगदान को स्वीकार करेगा और हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। आज इस अवसर पर कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन वैश्विक खाद्य उत्पादन के वर्कफोर्स का लगभग 51% हिस्सा महिलाओं का है। फिर भी अगर पूरी ईमानदारी से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाएं उन संसाधनों तथा आर्थिक मदद से वंचित रहती हैं जिनकी उन्हें इस कार्य के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी गांव में कितनी महिलाएं हैं जिनके पास भूमि का अधिकार है। एक दशक पहले तक अनेक मामलों में उन्हें ऋण देने से भी बैंक इनकार कर देते थे। तकनीक तक उनकी पहुंच नहीं होती थी। ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि हमने ग्लोबल फूड सिस्टम नारी शक्ति के बल पर ही खड़ा किया है, लेकिन उन्हें उस समृद्धि में भागीदार बनाने से हमने वंचित किया। मैं इसे कोई साधारण भेदभाव नहीं मानता हूं।
बल्कि मैं समझता हूँ यह समाज और राष्ट्र के लिए ऐसा भाव है जिसे भरने में बहुत समय लगेगा। और मैं आभारी हूँ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में नारी शक्ति को सिर्फ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ही नहीं बल्कि देश के हर क्षेत्र में आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आप सब लोगों को जानकर हैरानी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पिछले एक दशक में दिए गए कुल मुद्रा लोन में 68% ऋण 68% लोन और अमाउंट कितना है 14,72,000 करोड़। ये केवल माताओं बहनों को हिंदुस्तान में दिया गया है। अगर मैं बात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की करूं तो इसके अंतर्गत बनाए गए घरों में 73% घर किनके नाम से हैं? तो आज महिलाओं के नाम से है, हमारी माताओं बहनों के नाम से है। ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। 11 करोड़ से ज्यादा घरों में आज हिंदुस्तान में मुफ्त सिलेंडर मिला है, तो उसका श्रेय भी आदरणीय नरेंद्र मोदी को जाता है। 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप आज देश में निर्मित हुए हैं और इससे प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि महिलाओं के नेतृत्व में ही भारत का विकास होगा। केवल महिलाओं का विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत का विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट। उस दृष्टिकोण से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखता हूं, जिसका स्पष्ट संदेश है महिला किसान एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के विकास की सिर्फ श्रम शक्ति नहीं है बल्कि वो इसकी रचयिता है। और इसलिए आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 एक आह्वान है कि हर सरकार, हर सरकारी संस्था, हर वित्तीय संस्थान, हर तकनीकी संस्थान उन बाधाओं को देखें जो महिला किसानों के सामने हैं और फिर ईमानदारी पूर्वक एक एक करके तत्परता से उनका समाधान भी प्रस्तुत करें। आपकी हर योजना में महिला किसान को प्राथमिकता मिले, ये सुनिश्चित करना ही होगा। वर्तमान में 33% महिला कृषि मजदूर हैं और 48% स्वरोजगार महिला किसान हैं। मजदूरी के चक्र से बाहर निकलकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो, ये सुनिश्चित करना होगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, नमो ड्रोन दीदी, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इम्पल्सेस तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन सब का लाभ जम्मू कश्मीर की महिलाओं को मिलना ही चाहिए। मंत्री जी बता रहे थे 2022 में देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान HADP बनाया गया। लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर की GDP को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है 5 वर्षों में कैसे दुगुना किया जा सके। 5013 करोड़ रुपए की लागत से 29 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, 29 प्रोजेक्ट्स जो साइलोज में नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सैंक्शन किए गए। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, इन सभी क्षेत्रों में आज उसका असर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। HADP के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने, जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्टर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने, एक समग्र और टेक्नोलॉजी आधारित किसान केंद्रित परिवर्तन आज आगे बढ़ रहा है। ये मंत्री जी मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिल्क डेफिसिट स्टेट था, आज मिल्क सरप्लस स्टेट हो गया। ये सच है कि हमारे पास प्रोसेसिंग की क्षमता भी उतनी नहीं है,
जब मैं आया था तो 1 लाख लीटर की प्रोसेसिंग होती थी, आज 3.5 लाख लीटर की प्रोसेसिंग हो रही है और अगले साल 5 लाख लीटर की होगी। भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी पीछे जब जम्मू आए तो उन्होंने भरोसा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग का प्लांट आने वाले दिनों में भारत सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर में लगेगा। जिन योजनाओं का मैं जिक्र कर रहा था, इन योजनाओं के अंतर्गत 14,782 महिला किसानों को रजिस्टर किया जा चुका है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 जून 2024 को औपचारिक रूप से JKCIP का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट और बाजार उन्मुख एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्री इकोनॉमिक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, सेक्टोरल डेवलपमेंट तथा कमजोर समुदायों, महिलाओं और युवाओं को टारगेटेड असिस्टेंस प्रदान करने का इंतजाम था, जो आज किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भी 5,428 महिला किसानों को रजिस्टर किया जा चुका है। PM किसान सम्मान निधि में 90,000 से ज्यादा महिला लाभार्थी आज जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाओं 8,000 से ज्यादा बहनें हमारी रजिस्टर्ड हैं। हार्टिकल्चर की योजनाओं का जिक्र मंत्री जी ने किया है, उसमें भी 4,472 महिला किसान, सेरिकल्चर में 128, विकास जम्मू और कश्मीर की अलग अलग योजनाओं में 1,44,000 से ज्यादा महिला किसान आज जुड़ी हुई हैं। डेयरी सेक्टर में भी महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी है और 27,500 से ज्यादा महिला किसान डेयरी सेक्टर में आज जुड़ी हैं। साथ ही सीप फार्मिंग, फिशरीज में 16,000 से ज्यादा महिला किसान रजिस्टर्ड हैं और पूरे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को देखा जाए तो जैसा मंत्री जी ने कहा 3,11,000 महिलाएं आज पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। मैं समझता हूँ लाखों ऐसी महिला किसान होंगी जो पंजीकृत नहीं है। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ और सरकार के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि वो केंद्र सरकार की योजना, जम्मू कश्मीर सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ने में तत्परता दिखाएं, संवेदनशीलता के साथ काम करें ताकि इन बहनों को लाभ मिल सके। मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मशरूम का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी जैसे क्षेत्रों में टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक ग्रामीण महिलाएं धीरे धीरे किसान, कृषि उद्यमी और एग्री इकोनॉमी में डिसीजन मेकर के रूप में उभर रही हैं। मैंने इस बात को विशेष रूप से नोटिस किया है कि इन इनिशिएटिव्स के परिणाम स्वरूप घरेलू आय में उनकी वृद्धि भी हुई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सुधार हुआ है और महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है, महिला किसानों की भागीदारी से समावेशी और सुदृढ़ ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। मैं 1-2 उदाहरण सब आपके सामने रखना चाहूँगा। पुलवामा के ही रहने वाली आसिया जान अपने इलाके में नारी शक्ति की जीवंत प्रतीक है। आसिया ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बी कीपिंग सेक्टर में कदम रखा। उनका उद्देश्य अपने बिजनेस वेंचर की सफलता के साथ साथ गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण भी था। रूरल लाइवलीहुड मिशन की सहायता से अपने दृढ़ निश्चय से आसिया ने न सिर्फ ऑर्गेनिक हनी बिजनेस को नया स्वरूप दिया, बल्कि उस वेंचर से 25 अन्य महिलाओं को जोड़ करके उनकी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया। अभी तक लगभग 1,000 महिलाओं को आसिया ने ट्रेनिंग दी। जिन महिलाओं की रुझान अन्य सेक्टर में है, उनके लिए भी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के रोल में आसिया मशरूम कल्टीवेशन जैसे क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए आज उन्हें प्रेरित कर रही है। रामबन की हिना लतीफ ने जम्मू यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाला बने, ये सामर्थ्य उनमें पैदा हो, ये संकल्प उन्होंने लिया और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP की मदद से हिना ने अपने इलाके में सबसे पहली फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की। इस नई शुरुआत के साथ
उन्होंने एक कमिटमेंट भी किया, वो है आधी आबादी की खुशहाली, और उनकी यूनिट में इसी भावना से महिला वर्कफोर्स को ज्यादा तवज्जो दी गई। बसंतगढ़ उधमपुर की ललिता देवी कलाड़ी की पैकेजिंग और मार्केटिंग आज कर रही हैं। उनके साथ इलाके के 50 अन्य महिलाएं जुड़ी और सबके अथक परिश्रम से हिमालयन ब्लिस आज एक मशहूर ब्रांड बन गया है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने 3 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड की हैं और उधमपुर की नारी शक्ति को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने का इसके कारण अवसर उपलब्ध हो रहा है। ऐसे ही बांदीपुरा की मुमताजा बेगम सीप फार्मिंग उन्होंने प्रारंभ किया और अपने फार्म पर पुरुष कर्मियों को भी रोजगार देने का काम उन्होंने किया। मैं समझता हूं कि ऐसी माताओं बहनों की सफलता ने अलग अलग इलाकों में नए सपनों को जन्म देने का अवसर दिया है। मैंने कभी पढ़ा था, महात्मा बुद्ध के पास अगर कोई प्रश्न लेकर पहुंचता था तब वो कहते थे कि प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देता, मैं प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर शायद समझाने में समय लगे, लेकिन अगर समाधान दे दिया तो परिवर्तन तुरंत प्रारंभ हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, कुछ भी असंभव नहीं है, बस संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि संकल्प में सबसे बड़ा सामर्थ्य छिपा होता है। और इसी भाव से मुझे लगता है महिलाओं के नेतृत्व में विकसित जम्मू कश्मीर के संकल्प के साथ समाज के प्राणों को फिर से गति देनी होगी हमें, ताकि नारी शक्ति अपने सामर्थ्य को पहचानने और समाज को और जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करने में अपना योगदान दे सके। आज मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 के बाद एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया। जो यहाँ की बहनें वो जानती हैं कि उनको अधिकार नहीं था। पहले 2019 के बाद भारत के संविधान संशोधन के बाद मिला, उसका श्रेय केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री जी को जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट की एक नई झलक उसके बाद से प्रारंभ हुई। अगस्त 2020 में मैं आया था, हम लोगों ने भी कोशिश की कि बहनों को एम्पावर किया जाए। वो डीजी पे, कृषि सखी, पशु सखी, हौसला, तेजस्विनी, उम्मीद, राइज टुगेदर, अनेक ऐसे कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में चलाए गए और इनकी उपलब्धियां भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मेरे पास कम से कम 200 लोगों का नाम मुझे याद है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कागज देने की, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर इस दिशा में जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो और इस तेज गति से बढ़े और देश के सामने एक मिसाल कायम कर सके। हमारी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सफलता की एक मिसाल बनी। मैं मानता हूं कि जब एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में महिलाओं को अपने उत्पादन, संसाधनों, आवश्यक इनपुट्स और सेवाओं पर खुद नियंत्रण मिलता है, तब वे फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में ज्यादा सफल होती है। अनंतनाग की रहने वाली जबीना हो या कठुआ की गीता देवी, उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व निर्मित किया। पुलवामा जिले की 10 बहनों ने मिलकर के चांदनी नामक एक ग्रुप बनाया। आज वह प्रोफेशनल तरीके से अपना डेयरी फार्म का बिजनेस बहुत अच्छे से चला रही है। उधमपुर की हमारी बहन जोया बीएससी किया था और आज अन्य कई बहनों के साथ मिलकर एक सफल डेयरी उद्योग चला रही है। जम्मू कश्मीर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब महिला किसान, महिला एंटरप्रेन्योर होती हैं, तभी समाज में वास्तविक समृद्धि होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज 1300 से ज्यादा स्टार्टअप आज रजिस्टर्ड हैं और उसमें 400 से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बहनें, हमारी बच्चियां कर रही हैं। जिस भी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं जाता हूँ तो मिनिमम 75%, 75% गोल्ड मेडल बच्चियां ही पाती हैं। और जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक बार मैं गया था तो वहाँ 15 में 14 गोल्ड मेडल लड़कियों को मिला एग्रीकल्चर में। उसी प्रकार लखपति दीदी अभियान, उसमें भी जम्मू कश्मीर ने सराहनीय कार्य किया है। तो 2,33,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिला था और इस लक्ष्य के विपरीत
2,60,000 से अधिक लखपति दीदियों की पहचान करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। 2 लाख से अधिक इस आय स्तर को, लखपति दीदी वाले स्तर को पार कर चुकी हैं। मैं समझता हूं ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये परिवर्तन है। अनेक लखपति दीदियों ने, मैं समझता हूं, जब ये संकल्प किया हमें लखपति दीदी नहीं, मिलेनियर दीदी जल्द ही बनना है और उसमें हमें आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर में महिला किसान और महिला एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को साकार करने में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बड़ा योगदान है। उनके नेतृत्व में सहकारी आंदोलन पूरे देश में जिस तरह से चल रहा है, उसका लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिला है। जम्मू कश्मीर में 3600 से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं। 537 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। इसका दूरगामी परिणाम मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। एक दूर दराज गांव की महिला किसान के लिए किसी लेन देन या विवाद के समाधान के लिए घंटों शहर की यात्रा करनी पड़ती थी, उसके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच नहीं थी। अब तीव्र सेवाएं हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो महिलाओं की भागीदारी को अधिकार मानता है। आज मैं यहाँ उपस्थित सभी बहनों से, महिला किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं और एंटरप्रेन्योर से कहना चाहता हूँ कि आप इस पृथ्वी पर फूड सिक्योरिटी की असली निर्माता आप ही हैं और भगवान विष्णु की तरह समाज की पालन करता भी आप ही हैं। आज सभी स्टेक होल्डर्स का ये दायित्व है, महिला किसानों और उद्यमियों को मान्यता, संसाधन और शक्ति दें, जिससे वे अपनी शर्तों पर काम कर सकें, किसी के भरोसे नहीं। मैं मानता हूं सशक्त महिला किसान क्लाइमेट रेजिलियंस की भी वाक है। जब उन्हें उन्नत बीज, डिजिटल प्रोडक्शन टूल्स और मार्केटिंग लिंकेज प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाएं मिलती हैं, तब वो एक मजबूत एग्रीकल्चर इकोसिस्टम निर्मित करने में सफल होती है। इसलिए एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में जेंडर गैप को समाप्त करना ये केवल न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये समाज की अस्मिता और अस्तित्व का प्रश्न है। और मैं चाहूँगा यह वर्ष ईमानदार आत्ममूल्यांकन और निर्णायक कार्रवाई का वर्ष बने। मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर हैं, ये महिला किसानों को संसाधन आवंटित करने में संवेदनशीलता भी दिखाने, तत्परता भी दिखाने और वित्तीय संस्थानों को उचित निर्देश दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। ऐसे ऋण उत्पाद, लोन प्रोडक्ट बनाएं जिससे बिना भूमि स्वामित्व वाली महिला भी अपने नाम पर ऋण प्राप्त कर सके। मैं चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े इनोवेटर्स पहले महिला किसान के लिए टूल्स का निर्माण करें। हर सहकारी संस्था से लेकर सरकार से जुड़े सभी स्टेक होल्डर स्वयं से एक सवाल करें कि महिला किसान के जीवन में वो चुनौती कौन सी है, वो बाधा कौन सी है और इसे समाप्त करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। एक एक चुनौती को धीरे धीरे समाप्त करके महिला किसानों के नेतृत्व को सम्मानित हम कर सकें, बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बना सकें, तब जम्मू कश्मीर और राष्ट्र को हम समृद्ध बना सकेंगे। इफ्को का मैं फिर से बहुत आभारी हूँ इस अभियान को शुरू करने के लिए, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये अभियान आने वाले दिनों में हमारी बहनों के लिए एक जन आंदोलन बने। इसमें वो जो काम थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं वो जरूर हम भी करेंगे। इफ्को के चेयरमैन साहब, एमडी साहब यही है, तो कुछ स्वार्थ की बात करना भी मैं मुनासिब समझता हूँ। देश भर में इफ्को ने किसानों के हित में बड़े काम किए। मैं आग्रह करूंगा चेयरमैन साहब से, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर इफ्को के द्वारा स्थापित हो, मल्टी फैसिलिटी फार्मर सर्विस सेंटर, सीड प्रोडक्शन यूनिट भी कश्मीर में भी और जम्मू में भी बने, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग मशीन अगर इनको जम्मू कश्मीर को देगा तो मैं अपनी ओर से नहीं, आप सबकी ओर से इनको धन्यवाद दूं। चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोग सबको, जिसको चाहिए हाथ उठावे। सब आप लोगों को भी चाहिए,
तो अब तो मैं समझता हूँ वही है चेयरमैन साहब। भाई से बोल दीजिए वहीं से बैठे बैठे वो बाइक वही है। मैंने शुरू में कहा था जिस कर कमलों से इको का नैनो लोकार्पण हुआ और आज विश्व में 40 देशों में नैनो जा रहा। आज उसकी अध्यक्षता में महिला फार्मर कॉन्फ्रेंस में इनकी अध्यक्षता है और वो कोई अपेक्षा पर है कि एमडी साहब हमारे यहाँ है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, आप सबने जो समर्थन दिया है तो हमारी इनमें सहमति है। जो एमडी साहब समस्या करेंगे हमें पता नहीं कहेंगे कितना खर्च होगा, लेकिन जो कहेंगे वो करेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से इफ्को के चेयरमैन आदरणीय संघानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये तो महिला सम्मेलन की बात हो गई, 1-2 मिनट की बात मुझे और करनी है अगर आपकी इजाजत हो। मित्रों, 11 अप्रैल को जम्मू से एक अभियान मैंने शुरू किया है और ये अभियान सामान्य अभियान नहीं। मैं जानता हूं 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में जब नशा मुक्त अभियान प्रारंभ किया था उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी बहुत प्रयत्न हुए हैं। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, सीजर भी पहले से ज्यादा हो रहा है, गिरफ्तारियां भी ज्यादा हो रही हैं, पंजीकरण भी ज्यादा हो रहे हैं। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट मिल करके भी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ गए। 11 अप्रैल को जम्मू से मैंने एक अभियान शुरू किया है और तय किया है कि नशा और तस्करों को नस्तनाबूद करके ही जम्मू कश्मीर में चलाया जाएगा। इसके लिए जो कानूनी आवश्यकताएं वो पूरी की गई है, टोपी भी बनाई गई है। 3 मई को श्रीनगर से कश्मीर डिवीजन का भी अभियान शुरू होगा। मैं आप सबसे बहनों से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आप इसमें आइए। मैं देख रहा हूँ पूरी युवा पीढ़ी, कई अभिभावक आते हैं, किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी की बेटी गिरफ्त में आ गई। ये दर्दनाक दृश्य तभी समाप्त होगा जब सरकार की लाठी और समाज का सहयोग दोनों एक साथ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ नशे को समाप्त कर पाएंगे हम लोग। 3 मई को अभी से मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए, श्रीनगर से इस अभियान को हम सब शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।